कहानी कुर्सी की में अब बात करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की और इन दोनों राज्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों की। साल के आखिर में एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। बीजेपी की तैयारियां तेज हैं और इसे लेकर दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में खास तौर पर चर्चा हुई थी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को लेकर, जहां की विधानसभा की सीटों को 4 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया और उनको लेकर एक रणनीति बनी। जल्दी से आपको हम इस बैठक में कुछ थोड़ी बहुत जो हमारे पास जानकारी है वो आपको बता दें, फिर हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपको तफसील से बताएंगे। एमपी विधानसभा चुनाव और छत्तीसगढ़ के लिए कल की बैठक में खास तौर पर बात हुई जिसमें प्रधानमंत्री मौजूद थे। जैसा मैंने आपको बताया 4 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया, ABCD। अगले ग्राफिक पर आए। 4 अलग अलग कैटेगरीज जो हैं वो इस हिसाब से तय की गई हैं कि कौन सी सीट हमारे लिए आसान है, कौन सी सीट पर हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और कौन सी बहुत मुश्किल है। ये देखें, ए कैटेगरी सीट जहां बीजेपी हमेशा से जीतती आई है। बी कैटेगरी वो सीट है जहां पर बीजेपी कभी जीती है, कभी हारी है। सी कैटेगरी जहां पर 2 बार से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की लगातार हार हो चुकी है। और डी कैटेगरी वो उन सीटों की है जहां बीजेपी कभी जीती ही नहीं है। तो इन सीटों को इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी में बांट करके इनकी जिम्मेदारियां तय की जा रही हैं। देवेंद्र पराशर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। देवेंद्र, बाकी तफसील हमको आपसे जानना है कि बैठक के अंदर इन सीटों को आइडेंटिफाई करने के बाद आगे क्या करना चाहती है बीजेपी, किस तरीके से आगे बढ़ेगी? और सौरभ, ऐसा पहली बार हुआ होगा कि बीजेपी चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक करके न सिर्फ उम्मीदवारों के नाम तय कर दे बल्कि आगे भी वैसा करने की मंशा जाहिर करे। कल जो तकरीबन 4 घंटे की बैठक हुई थी केंद्रीय चुनाव समिति की इसी बीजेपी मुख्यालय में, जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें मौजूद थे और सबसे पहले उसमें छत्तीसगढ़ को लेकर सौरभ चर्चा हुई। और जैसा कि आपने बताया कि 4 कैटेगरी में जिनमें बांटा गया सीटों को, एक एक सीट को लेकर चर्चा हुई और उसमें जो सबसे पहले बीजेपी की रणनीति दिख रही है कि जहां पर आप कमजोर हैं लेकिन जीतने की संभावना है वहां पर पहले फोकस कीजिए। और उस लिहाज से कैटेगरी बी और कैटेगरी सी छत्तीसगढ़ के बारे में, उसमें कैटेगरी बी में 22 सीटें हैं, कैटेगरी सी में 5 सीटें हैं, यानी कि 22 सीट वैसी हैं जहां पर बीजेपी बहुत क्लोज मार्जिन से हारती या जीतते रही है। उसके अलावा 5 सीटें ऐसी हैं जिसमें पिछले 2 चुनाव में बीजेपी हारी है और मार्जिन जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। तो उस लिहाज से उन 27 सीटों पे उम्मीदवारों के पैनल पे चर्चा हुई और न सिर्फ चर्चा हुई बल्कि हर एक सीट के हिसाब से सौरभ उम्मीदवारों के नाम तय भी कर लिए गए हैं। केंद्रीय चुनाव समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उस पर मुहर भी लगा दी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में ऐसी बी और सी कैटेगरी की कुल 40 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए हैं। बैठक में इस बात को लेकर भी चर्चा हुई कि क्या सिर्फ जो उम्मीदवार तय किए गए हैं उन्हें बता देना ठीक रहेगा या इस लिस्ट को सार्वजनिक भी कर देना चाहिए। हमारे सोर्सेज है उनका ये कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि अगर इस लिस्ट को सार्वजनिक करके बता दिया जाए उसमें भी कोई नुकसान नहीं है। ज़्यादा बेहतर स्थिति यही रहेगी कि जहां पर कमज़ोर हैं एक बार अपनी रणनीति फाइनल करके जिस उम्मीदवार को तय किया गया उसके अंदर पूरी ताकत झोंके और फिर आगे चुनाव में जाएं। अगली बैठक जो होगी उसमें राजस्थान और तेलंगाना पर भी इसी तरीके से सौरभ चर्चा की जाएगी। एक चीज और देवेंद्र, ऐसा भी सुनने में आया है कि इन राज्यों में, चुनावी राज्यों में, भारतीय जनता पार्टी दूसरे राज्यों के विधायकों को जिम्मेदारी दे रही है कि आप जाइए और जाकर के ग्राउंड सिचुएशन पता कीजिए और हमें बताइए। और सौरभ, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मध्य प्रदेश में हो रहा है, बीजेपी हर एक चुनाव में इस काम को करते रही है। उसी तरीके से मध्य प्रदेश में जैसे हर एक विधानसभा सीट के हिसाब से पार्टी के दूसरे राज्यों के जो विधायक हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, गुजरात की बात कर लें, जहां पर उनके पास अभी कोई काम ना हो उन विधायकों को भेजकर, और न सिर्फ विधायकों को बल्कि वहां से कोई पार्टी के अगर नेता हैं, विस्तारक हैं, कोई सांसद हैं तो उनको भी इस काम पर लगाया जाएगा। और उसके पीछे मकसद ये है कि संगठन को एक इंडिपेंडेंट फीडबैक मिल सके। जैसे मध्य प्रदेश में केंद्रीय नेतृत्व अगर कोई फीडबैक लेता है तो मध्य प्रदेश की यूनिट से ही लेगा, उससे पैरेलल भी एक फीडबैक का सिस्टम होना चाहिए। उस सोच के तहत हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि एक गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति थी कि ऐसा करके एक पैरेलल सिस्टम से फीडबैक लिया जाए।
उम्मीदवार के बारे में, मुद्दे के बारे में, माहौल क्या होना चाहिए, कैंपेन किस तरीके का होना चाहिए, वहाँ पे ग्राउंड पे क्या किस प्रकार का फीडबैक है, इन सारी चीज़ों के आधार पर हर एक विधानसभा सीट के लिए एक फीडबैक लिया जाएगा। उसके आधार पर फिर केंद्रीय नेतृत्व ये फैसला करेगा न सिर्फ उम्मीदवार के बारे में बल्कि मुद्दों के बारे में भी। और आखिर में देवेंद्र, अब उस सवाल का जवाब जो आपके दर्शक इस वक्त सब जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर फीडबैक है क्या अभी का, आज की परिस्थिति में, और प्रधानमंत्री को जो दिया गया। और छत्तीसगढ़ का फीडबैक निश्चित तौर पे बहुत ख़राब है और उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। हालांकि बीजेपी का ऐसा सोचना है कि क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहाँ पर है, तो अगर ठीक तरीके से माहौल बनाया जाए तो जो स्थिति और जो फासला अभी दिख रहा है ऐसा नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश के बारे में भी वही स्थिति है सौरभ। बस पार्टी के पास अभी जो फीडबैक कल की बैठक में जो चर्चा चली है उसमें ग्राफ ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और वो एक सकारात्मक चीज़ है, बीजेपी के लिए उत्साहजनक चीज़ है कि पहले की तुलना में अभी के जो सर्वे के आधार पर, जो पार्टी का इंटरनल सर्वे होता है उससे जो फीडबैक आ रहा है, जो रिपोर्ट आ रही है, वो ऊपर की तरफ ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैंपेन शुरू होगा, तो उसके बाद वो ग्राफ और बढ़ता जाएगा। लेकिन फिलहाल इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी खुद भी मान रही है कि वो पिछड़ रही है। ठीक सौरभ। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। जैसा देवेंद्र पराशर ने बताया कि अभी की परिस्थिति में छत्तीसगढ़ में बीजेपी को ऐसा लगता है कि हम काफी पिछड़े हुए हैं, एंटी इनकम्बेंसी का जितना फायदा हम उठा सकें उतना फायदा हम उठाएं, लेकिन जीत की बहुत ज्यादा उम्मीदें फिलहाल स्पष्टता के साथ कहें तो बीजेपी शायद नहीं कर रही है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी गैप को क्लोज कर रही है, एंटी इनकम्बेंसी यहां बीजेपी के साथ है और वो भी काफी पुरानी, और बीजेपी को लगता है कि अब हम धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कैंपेन के तुलना में आप देखें, बीजेपी चाहे वो वायरल चिट्ठी जो थी उसका जवाब देना हो या प्रियंका गांधी जो बातें कहती हैं, जिस किस्म की फ्रीबीज की योजना कांग्रेस पार्टी चलाती है, उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहां की सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना जो है उसको क्रियान्वित किया और वो पैसा अब लाभार्थियों के खातों में जाना शुरू हो चुका है, पहुंच चुका है। ये भी खबरें हैं कि महंगाई को भी एड्रेस करने के लिए जैसे एलपीजी सिलेंडर है वो भी सस्ती दरों पर मध्य प्रदेश में उपलब्ध कराए जा सकते हैं, इसके लिए भी तैयारी की जा रही है। तो आपको प्रोएक्टिव मोड में अब भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में दिख रही है और उसकी पूरी उम्मीद है कि हम कांग्रेस पार्टी पर हावी इस बार साबित होंगे। चूंकि आरती कई दिनों बाद हमारे शो पर आई है, तो आपका फीडबैक क्या कह रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़, चूंकि इनफैक्ट छत्तीसगढ़ मैंने कवर किया है और मुझे मालूम है कि बघेल सरकार जो है उन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया है। बघेल इनफैक्ट चीफ मिनिस्टर होते हुए कांग्रेस के उन्होंने अपनी जो छवि बनाई है एक बहुत ही नेशनलिस्टिक छवि बनाई है, बिल्कुल डिफरेंट है जो हम कांग्रेस दिल्ली में देखते हैं, जो नेशनल लेवल पे देखते हैं। राहुल गांधी की कांग्रेस जो लेफ्ट लिबरल का जो सारा वो जामा पहना हुआ है, बघेल उससे हटकर है। वो अपने आप को एक नेशनलिस्ट के रूप में दिखाते हैं और इनफैक्ट कहीं ना कहीं उन्होंने जो मोदी गवर्नेंस का जो मॉडल है उसको कहीं ना कहीं रेप्लिकेट किया है, अपनाया है, और वही जो फॉर्मूला है उन्होंने छत्तीसगढ़ में अपनाया है। तो मुझे लगता है बीजेपी के लिए कठिन होगा छत्तीसगढ़, लेकिन मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि बीजेपी के चांसेस ज़्यादा है। शिवराज सिंह चौहान जी अभी भी पॉपुलर है मध्य प्रदेश में, और वहाँ मुझे लगता है कि पॉपुलर शब्द आपने इस्तेमाल किया, इतने वर्षों के बाद भी अभी आप लोकप्रिय हैं। हाँ बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान जिनको मामा जी भी बुलाते हैं वहाँ के लोग, तो वहाँ पे वो पॉपुलर है, उनकी एक बेस है। कांग्रेस के लिए वहाँ इतना आसान नहीं होगा जितना माना जाता है। तो मुझे लगता है बीजेपी के लिए छत्तीसगढ़, मुझे नहीं मालूम है कि क्या स्ट्रैटेजी बनाई है, जबकि उन्होंने 4 कैटेगरीज में बनाया है। मुझे लगता है जो चौथा है जहाँ पे वो बिल्कुल नहीं जीत सकते, वहाँ की लिस्ट लंबी होगी। मध्य प्रदेश में मॉडरेट मुझे लगता है कि एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगी छत्तीसगढ़ में। आप छत्तीसगढ़ आप कह रही हैं कांग्रेस पार्टी के लिए इस वक्त आसान दिखाई दे रहा है, और एमपी में टक्कर मानती हैं आप या नहीं? नहीं, टक्कर है, लेकिन बीजेपी को उतनी मतलब मुझे नहीं लगता है कि इतनी ज्यादा मुश्किल होगी। अभी देवेंद्र जो बात बता रहे थे उसमें खास बात ये थी कि अभी से
इन सीटों पर BC कैटेगरी जिनका हमने जिक्र किया, जहां पर आप एक बार हारे हैं या जहां पर आप 2 बार से ज्यादा हारे हुए हैं, जहां पर आपको थोड़ी मेहनत करनी है, जहां काफी मेहनत करनी है, उन सीटों पर उम्मीदवार भी तय कर लिए जाएं और तय कर लिए गए, और उन बस इतना प्रश्न है कि वो सार्वजनिक किए जाएं, यानी कि हमें बताया जाए और हम आपको बताएं, या फिर इंटरनली उनको कम्युनिकेट कर दिया जाए कि आप इस सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, काम करना शुरू कर दीजिए। इससे एक चीज और होती है, वो ये कि वहां पर अगर कोई विरोध होना होगा, अगर वहां पर कोई बागी उम्मीदवार को खड़ा होना होगा, तो वो अभी ही हो जाएगा, और चुनाव से ऐन पहले की ये सरदर्दी बीजेपी के लिए नहीं रहेगी, पार्टी के लिए नहीं रहेगी, और वहां पर उस सीट पर अभी से आपका आदमी काम करना शुरू कर देगा। तो ये इस बार की सोच में इस बार दिखाई दे रहा है हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे लगता है पहली बार, और ये दोनों चीज आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रोएक्टिव है, दूसरा कह सकते हैं कि उसको थोड़ा सा मुश्किलें भी ज्यादा दिख रही हैं, क्योंकि पहली बार है कि शीर्षासन करा दिया है। पहले होता क्या था, वो लिस्ट आती थी, और हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताजी लोग बदमाशी बहुत करते हैं, रात 12 बजे करते हैं, पत्रकारों को परेशान बहुत करते हैं, तो इस बार मत कीजिएगा, लिस्ट टाइम से जारी कीजिएगा आप लोग। लेकिन पहले क्या होता था कि जो पक्की वाली सीट है, यानी जो बड़े बड़े नेता हैं, उनकी तो सीट सब जान जाते थे कि भाई ये 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, ये बड़े नेताजी लोग लड़ेंगे तो इनकी सीट पक्की हो गई। लेकिन दूसरी सीट, या जिसपे कहें कि जिन पे उनको संदेह था, जहां वो कमजोर रहते थे, उसकी चर्चा भी नहीं करते थे। वो लंबे समय तक ये होता रहता था, और अभी नए इस वाले रिजीम में ये है कि अच्छा कोई दूसरा वाला है क्या प्रत्याशी, जो दूसरे दल में है, उसको हम ले आए क्या, इसको हम घसीट सकते हैं क्या। तो अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव समिति की बैठक कर ले रही है, और उस बैठक में प्रधानमंत्री के सामने जो B और C कैटेगरी की सीट्स हैं, उसके कैंडिडेट सामने आ जा रहे हैं, तो ये सचमुच एकदम नई रणनीति है। लेकिन अगर उन प्रत्याशियों को आप घोषित नहीं करते हैं, उनका चेहरा नहीं बताते हैं, तो यह रणनीति कारगर नहीं है, ये आपके बोर्ड रूम तक सीमित रह जाएगी। मुझे लगता है अगर उनको बता दिया गया है कि भाई आप चुनाव लड़ रहे हैं, तैयारी नहीं, उतने भर से बात नहीं बनेगी, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि हमारी कमजोर सीट है और हमने प्रत्याशी चयन कर लिया है, और आप उसको सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, तो आप फिर वही भ्रम वाली अवस्था कर रहे हैं, दुविधा में डाल रहे हैं। 4 लोग फिर वही काम कर रहे होंगे कि अच्छा नहीं ठीक है, इनको भले कहा गया हो, लेकिन हमको भी पार्टी ने कह दिया है। मुझे लगता है कि ये इसके आगे का चरण होना चाहिए कि आप कमजोर सीटों पर अगर प्रत्याशी तय करने की स्थिति में पहुंच गए हैं, तो उसको सार्वजनिक कीजिए, वो मजबूती से लड़ता हुआ। यानी वो देवेंद्र कह रहे थे ना कि ये राय वहां बनी है कि सार्वजनिक भी कर दें तो कोई इसमें हर्ज नहीं है, अगर डिक्लेयर भी कर दिया जाए। यानी आप चुनाव से 3 महीना 3.5 महीना पहले, अभी हम खड़े हैं, 3 महीना पहले आप कैंडिडेट डिक्लेयर कर देंगे और आप कहेंगे कि आप तैयारी कीजिए, काम करना शुरू कीजिए। देखिए, ये स्ट्रेटजी कांग्रेस के लिए काम किया है कई राज्यों में, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है कि आप यदि जिन सीटों को आप नहीं जीत रहे हैं, उन पर आप, पहले होता क्या था कि आपके पास कोई विकल्प नहीं होता था, लास्ट मिनट में यदि आप करते हैं तो उस गैप को आप पूरा नहीं कर सकते हैं। इलेक्शन कैंपेन जो होता है वो मूलतः 15 दिन 16 दिन जो है वो पिक आवर में होता है अंत में, और यदि उस समय आप किसी को कैंडिडेट देते हैं, 4 लोग प्रत्याशी हैं जो आपको compete कर रहे हैं, और 15वां दिन उनको पता लगता है कि हमको इलेक्शन लड़ना है, तो जिस प्रकार से उनको समय देना चाहिए, जितनी ऊर्जा उसमें झोंकी जानी चाहिए, जितने नेताओं को वहाँ पर ला करके कारपेट बॉम्बिंग आप करते हैं, वो उससे उसका फ़ायदा निकल नहीं पाता है। यदि आप 3 महीना पहले जाते हैं, और मैं तो यह भी सलाह दूंगा कि हर कंस्टिट्यूएंसी का एक मैनिफेस्टो आप निकाल करके लाएं कि हमको इस कंस्टिट्यूएंसी में हम जीतते हैं तो हम इस गांव की ये चीज़ बनवा देंगे, ये चीज़ बनवा देंगे, ये सड़क बनवा देंगे, यहाँ के हम कूप ठीक करा देंगे, ये सब चीज़ें। बीजेपी को एक बेहतर तरीके से अपने आप को छत्तीसगढ़ और यहाँ दोनों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, और तभी मुझे ऐसा लगता है। और ये स्ट्रेटजी जो है कि हम C और D पर, अभी से मैं इस बात से सहमत हूँ कि उनके नाम की घोषणा कर दी जानी चाहिए। उसके नाम की घोषणा करने के पश्चात जो केंद्रीय नेतृत्व है और जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, जो प्रभारी हैं, उनको, जिससे हम कहते हैं पालक के रूप में, जो हमारे यहाँ एक संघ में एक व्यवस्था है पालक, तो उसका उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को, उस कैंडिडेट को पालक के तौर पर मॉनिटरिंग करें, नर्चर करें, और उनको गांव तक ले जाना है, कहाँ क्या करना है, ये सारी चीजें अभी से कर देने के बाद मुझे लगता है तस्वीरें बदल जाएंगी। होता क्या है ना कि प्रधानमंत्री को भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा एक्सपोज करती है, मुझे लगता है कि वो चुनाव में वो कम करना चाहिए प्रधानमंत्री को। उनको अभी
लोकसभा के लिए बचा करके रखना चाहिए। हालांकि विधानसभा में वो जाएंगे ही जाएंगे, वो हर कोई छोटा एग्जाम आप और समझ बड़ा रहे हैं ना कि एग्जाम अब नहीं देख ये जो नतीजे आएंगे और ये अगर बीजेपी के लिए अच्छे नहीं रहे तो क्या माहौल बनाया जाएगा? उस वक्त कोई ये याद नहीं रखेगा कि 18 में क्या हुआ नहीं, था। मैं कह रहा हूं सौरभ जी, ये देखिए, कांग्रेस के लिए उबला आलू है, भाजपा के लिए कोई दिक्कत नहीं है। 18 में तीनों राज्य भाजपा हार गई, 19 जीत गई। और अगर कांग्रेस जीत कर भी नहीं जीत पाई तो अगर इस बार हार गई कहीं गलती से और 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है तो रिसीविंग एंड पर कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बढ़िया है, एकदम बढ़िया। छक्के मारे चले गए तो बहुत बढ़िया, नहीं गए तो कहेंगे लोकसभा अलग होगा। अब आप ऐसे कह रहे हैं छक्का मारना जैसे हलवा है बीजेपी के लिए, ऐसा है क्या? मध्य प्रदेश में और राजस्थान बहुत कह रहे हैं लोग कि बड़ा आसान है, लेकिन राजस्थान में आपकी भारतीय जनता पार्टी यही नहीं तय कर पा रही है कि कैसे जाएं चुनाव में। नहीं, ये ठीक बात है, लेकिन देखिए फिर से मैं कह रहा हूं, जो आरती ने कहा उसको और अच्छे से कहते हैं, एंटी इनकम्बेंसी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में काम नहीं कर रही है। यानी एक जगह कांग्रेस के लिए, एक जगह बीजेपी, वहां कांग्रेस। लेकिन राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी ऐसे काम कर रही है कि जिसको कोई कुछ राजनीति की समझ नहीं हो, वो चला जाए। बस आप दिल्ली से राजस्थान अशोक गहलोत एकदम दिख रहा है। अशोक गहलोत पहली बार मुझे लगता है अरसे बाद सचिन पायलट के समर्थन में कुछ कह रहे हैं। वो राजेश पायलट के का जो विवाद चला उनकी, वो उन्होंने बॉम्बिंग करी थी या कि नहीं की थी, वो फिर आप गलत कर रहे हैं। वो गुर्जर कम्युनिटी की तारीफ कर रहे हैं, न गुर्जर कम्युनिटी कर रहे हैं न सचिन पायलट की। वो इंदिरा जी की तारीफ करके, इंदिरा जी का बचाव मोदी जी के सामने करके गांधी परिवार में अपनी निष्ठा जाहिर कर रहे हैं। इससे अलावा कुछ नहीं है, बस यही कर रहे हैं। सचिन पायलट के ट्वीट को उन्होंने कोट किया है, इतना ही बहुत है। सचिन पायलट का कम से कम कोई नाम लिया उन्होंने। नहीं, देखिए वो तो उनको करना, जैसे वो ठीक कर रहे हैं। देखिए, परिवार पार्टी में आपकी निष्ठा परिवार के प्रति जताना और हर समय जताना, समय समय पर नहीं, हर समय आप उस परिवार के प्रति निष्ठावान है, उनके नेतृत्व के प्रति निष्ठावान है। ये प्रवक्ताओं को भी जताना पड़ता है, बाकी नेताओं को भी जताना पड़ता है। रही बात मध्य प्रदेश वाली जो बात है, देखिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार बहुत सफलता की थी और राजनीति में जो पिछली बार का समीकरण काम किया था, कोई आवश्यक नहीं है कि इस बार का भी समीकरण काम करे या आगे भी समीकरण काम करे। तो हमें यह भी सोचना कि विधानसभा में हार गए तो क्या हुआ, लोकसभा में हम नरेंद्र मोदी के लिए वोट करेगा, बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं कई बार। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ये कंप्लेसेंट होकर के काम तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए कि भाई हम हार जाएंगे तभी हम लोकसभा में जीत जाएंगे। बिल्कुल। क्या चीजें बदलेंगी, समीकरण, राजनीति एक दिन में ये सब परसेप्शन का खेल है। हवा बह जाती है तो आप देखे होंगे कि जिस प्रदेश में शुरू से लोग कहना शुरू कर देता है कि यहाँ कांग्रेस जीतेगी जीतेगी, यहाँ बीजेपी जीतेगी जीतेगी, आप देखिएगा कि वहां पर रिजल्ट, कर्नाटक के मामला में इतनी कारपेट बॉम्बिंग हुई, इतना एक ऐसी लहर आई, लगा कि एकदम बराबर को भारतीय जनता पार्टी छीनने वाली है। लेकिन हवा जो बह जाती है ना, वो बह जाती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।